So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to revise MCQ file, ब्रह्मास्त्र MCQ file issued by सानी जसर अफसर, राइट। इसके पहले भी उन्होंने MCQ फाइल इसके पहले भी इन्होंने इशू करी थी और उसको भी पढ़ा था हमने, पर उसमें से ऐसा कुछ खास कुछ काम का आया नहीं, क्योंकि MCQ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ तो भी पूछे गए थे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए थे, तो वो तो काम नहीं है। बट फिर भी इस फाइल में अगर आप देखें इसकी यूटिलिटी है, क्योंकि वो सारे MCQs का क्रक्स इन्होंने दे दिया है, तो क्यों ना हम इसको फटाफट रिवाइज़ कर लें। और ऐसा नहीं कि हम इधर सिर्फ इसको पढ़ेंगे, हम उसको अपने नोट से भी सिंक करेंगे, ताकि हम देख सकें कि यार हाँ यार ये चीज़ जो देखे रखी ये नोट्स में भी है, और कभी नोट्स में नहीं होता हम उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, राइट। सबसे पहले बात होती है SQC1 की। वो बोलता है कि फर्म तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना है, और पॉलिसी प्रोसीजर किस रिस्पेक्ट में? असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। तुम ऑडिट कर लेते हो तो ऑडिट फाइल की असेंबली के लिए पर्टिकुलर पॉलिसी एंड प्रोसीजर होनी चाहिए, और कम से कम एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि यार इतने दिन तक तुमको करना, और 60 डेज़ से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। 60 डेज़ के अंदर आपको असेंबली करनी है ऑडिट फाइल्स की, तो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के 60 डेज़ के अंदर। तो ये तो होता है ऑडिट फाइल की असेंबली। फिर आता है 265, और ठीक है डॉक्यूमेंटेशन की ओनरशिप ऑडिटर के पास ही रहती। 265 है कि मैं डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट कर रहा हूँ, इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज TCWG को कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल के पहले मैं कम्युनिकेट कर दूँ, और यही जो है उधर ये बोल रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट इशू के पहले, बोला विदिन 60 डेज़ फ्रॉम इशू। तो एक होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल के पहले, और एक होता है ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के 60 दिन के अंदर। लिस्टेड में फिनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुआ उसके पहले बता दो, अनलिस्टेड में ऑडिट रिपोर्ट के 60 दिन के अंदर। थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट के 60 दिन के अंदर क्यों, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के 60 दिन के अंदर क्यों, बट यही है तो अपन लिख लेते हैं। फिर आती बात 299 जॉइंट ऑडिटर की, कि जब जॉइंट ऑडिटर का डिफरेंट ओपिनियन हो, तो अपन ने ये पढ़ा है कि सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट आती है। डिफरेंट ओपिनियन है तो सेपरेट रिपोर्ट है, और इनफैक्ट उस रिपोर्ट में रेफरेंस ऑफ अदर ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय मेजॉरिटी, कि आपकी जो सेपरेट रिपोर्ट है ये रिपोर्ट इसलिए है क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। उस रिपोर्ट में जो एक मेजॉरिटी ने ऑडिट रिपोर्ट जो इशू करी है उसका रेफरेंस भी जाएगा, पर ये EOM पैरा में नहीं जाएगा, ये OM पैरा में जाएगा। जो क्या लिखा है सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, डिसएग्रीमेंट है तो जैसे कि इसमें आप दूसरी रिपोर्ट इशू करो और उस रिपोर्ट में रेफरेंस डाल सकते हो। दूसरा एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, रेस्ट ऑफ असर्शंस कंडक्ट बाय ऑडिटर। देखो किसी चीज़ का कंफर्मेशन एग्जिस्टेंस कंफर्म करना है, तो एग्जिस्टेंस कंफर्म करना है कि वो है कि नहीं है, तो डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर से होगा और इनडायरेक्ट कंफर्मेशन से नहीं। 505 जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा एक्सेप्शंस और चेक करेगा कि क्या ये इंडिकेटिव है टू द मिस स्टेटमेंट। ये एक्सेप्शंस जो है ये कंफर्मेशन के है, ये जो एक्सेप्शन है इन रिस्पॉन्स टू द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि क्या ये मिस स्टेटमेंट है और क्या पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट है, और अगर मिस स्टेटमेंट पता चल रहा है तो 240 लगा कि ये देखना है कि क्या ये इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड है। एक्सेप्शंस एक तरीके से गाइड करते हैं ऑडिटर को टू क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सेस की क्वालिटी को गाइड करता है एक्सेप्शंस, और ये डेफिशिएंसीज भी इंडिकेट करता है इन इंटरनल कंट्रोल। अगर एक्सेप्शंस है मतलब डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। पर ज़रूरी नहीं है कि मिस स्टेटमेंट मिले भी, मिस स्टेटमेंट मिले तो 240 लगाएंगे, पर हो सकता है कि कुछ मिस स्टेटमेंट नहीं भी मिले, और ये एक्सेप्शन में भी टाइमिंग हो, मेजरमेंट एंड क्लैरिकल एरर हो, दैट डजंट शो मिस स्टेटमेंट। तो देखो एक्सेप्शन बहुत सारी चीज़ें बता सकता है, आपको क्वालिटी ऑफ रिस्पांस बताता है, ये भी बताता है कि डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। अब ऐसे पास हो जाए रिलेटेड पार्टी, कि ये जो रिलेशनशिप है वो इंडिकेट करता है कि कंट्रोल है या सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस है। देखो ऐसे 550 में एग्जिस्टेंस ऑफ ये रिलेशनशिप जो इंडिकेट करता है कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जैसे कि आप इक्विटी होल्डिंग या फिनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हो, या और ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इक्विटी या फिनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हो, या ठीक है आप एंटिटी में होल्ड करते हो, या एंटिटी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं दूसरी जगह होल्ड करती है। फिर ये है कि बीइंग पार्ट ऑफ TCWG और KMP, या तो आप क्लोज फैमिली मेम्बर हो। चलो फिर आता है अपना नेक्स्ट गोइंग कंसर्न, कि मैनेजमेंट असेसमेंट टू एंटिटीज़ एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। ये जो मैनेजमेंट का असेसमेंट है कि यार एंटिटी की औकात टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न अगर लेस देन 12 मंथ है, तो ऑडिटर मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि एक्सटेंड कर दो। तो
ऑडिटर ऑब्टेन करेगा फाइनेंशियल सपोर्ट लेटर फॉर 12 मंथ फ्रॉम ईयर एंड डेट। ठीक है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट लेटर 12 महीने का ऑब्टेन करेगा कि आप अपना असेसमेंट एक्सटेंड कर दो और कम से कम 12 महीने का करो और फाइनेंशियल सपोर्ट लेटर दो। फिर है कि 701 मैंडेटरी है। ठीक है, की ऑडिट मैटर मैंडेटरी है लिस्टेड एंटिटी में। और अगर कोई की ऑडिट मैटर नहीं दिखे अदर देन द मैटर, वो जो मैटर जिसके बेसिस पे हमने एडवर्स ओपिनियन दिया है उसके अलावा अगर कोई की ऑडिट मैटर नहीं दिखे तो लिस्टेड एंटिटी में वो लिख देते हैं KAM पेरा में कि जो मैटर हमने बेसिस ऑफ ओपिनियन में डिस्क्राइब करा है ना उसके अलावा कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं है। तो ठीक है, हमने इसको इनकॉर्पोरेट भी कर लिया। और वैसे हमको पता है, पर हमको ये भी पता होना चाहिए कि डिस्क्लेमर के केस में की ऑडिट मैटर नहीं आता। फिर आता है 700, अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि जो पॉसिबल इफेक्ट है ना फिनेंशियल स्टेटमेंट पे वो भी अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट, जो मिस स्टेटमेंट मैंने पता करे वो नहीं, जो अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट उसके जो इफ़ेक्ट है वो भी मटेरियल एंड परवेसिव है। तो कुड बी बोथ मटेरियल एंड परवेसिव, तो डेट क्वालिफिकेशन इनएडिक्वेट है। वो मटेरियल एंड परवेसिव है और क्वालिफिकेशन देना सही नहीं रहेगा टू कम्युनिकेट द ग्रेविटी। उस सिचुएशन की इम्पॉर्टेंस, उस सिचुएशन की ग्रेविटी क्वालिफिकेशन से नहीं हो पाएगी। तो ऐसे केस में, और ये भी अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट का इतना मटेरियल इफेक्ट, इतना मटेरियल परवेसिव है कि क्वालिफिकेशन सफिशिएंट नहीं होगा, तो ऐसे केस में विड्रॉ कर लो। तो ऐसे केस में ऑडिटर विड्रॉ कर ले ऑडिट से जहाँ पे प्रैक्टिकेबल पॉसिबल हो अंडर लॉ एंड रेगुलेशन। और अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो मैटर रिपोर्ट कर दे रजिस्ट्रार को। फिर देखो, इंटरनल ऑडिटर एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो प्रोसीजर परफॉर्म करे। ठीक है, इंगेजमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपनी प्रोसीजर परफॉर्म करे। पर 610 वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है इंटरनल ऑडिटर को रिव्यू कर सकता है, उसके प्रोग्राम को, वर्किंग पेपर्स को। ऑब्वियसली बात है, वर्किंग पेपर को कर सकता है, अगर इंटरनल ऑडिटर ने अलाउ किया तो कर सकता है। तो रिव्यू करने में दिक्कत नहीं है, पर आप उससे डिटेल वर्किंग पेपर मांगोगे तो अलाउड नहीं है, क्योंकि ओनरशिप और कस्टडी जो उस पेपर की रहती है वो इंटरनल ऑडिटर की रहती है। आपको रिव्यू करना है, रिव्यू करो, पर डिटेल मत मांगो। आप डिटेल वर्किंग पेपर नहीं मांग सकते। फिर बात आती है कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसे कि एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर को सेंड होगी, इज़ टू बी सेंड टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर अलॉन्ग विद द एंटिटी। मतलब कि रिपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज़ टू बी सेंड टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू अलॉन्ग विद द एंटिटी। फर्दर अगर ऑडिटर को इज़ रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट, उसको उसकी कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और मैनेजमेंट एक्सपर्ट देखना पड़ेगा, राइट। कि कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी देखो उसकी, उसके वर्क की अंडरस्टैंडिंग लो। तो एक तो उस एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वो जो काम कर रहा है उसके काम की अंडरस्टैंडिंग, उसी काम की अंडरस्टैंडिंग लेके उसको फिर अप्रोप्रिएटनेस को इवेल्युएट करो, राइट। और ये तो आपको करना ही पड़ेगा, दिस हैज़ टू बी डन। भले ही मैनेजमेंट एक्सपर्ट रिपोर्ट आपको डायरेक्टली मिले, इनडायरेक्टली मिले, आपको ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क एंड इवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क, ये सब तो करना ही पड़ेगा। फिर 210 मैंडेट नहीं करता फीस का क्लॉज डालने से, पर हर इंगेजमेंट लेटर पे आपको साइन तो करना पड़ेगा। फिर बोला गया है कि 250 के अकॉर्डिंग कि ऑडिटर को 2 टाइप ऑफ लॉ चेक करने हैं, कि दो लॉज एंड रेगुलेशन जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट। तो लॉज एंड रेगुलेशन जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लॉ जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है, राइट। अदर लॉ जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, तो उसका कंप्लायंस जो है फंडामेंटल है। तो ऐसा है कि जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है इन डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट एंड डिस्क्लोजर तो ठीक है, बट जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है बट कंप्लायंस फंडामेंटल है, इसका जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं बट कंप्लायंस फंडामेंटल है टू ऑपरेटिंग एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, वो कंप्लायंस फंडामेंटल है, तभी जाके वो प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करेगा। और एंटिटी टू एन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस, वो फंडामेंटल है, वो कंप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके एंटिटी प्रॉपर तरीके से बिजनेस कंटिन्यू कर पाएगा। तो जो फंडामेंटल है, जिसको कंप्लाई करना ज़रूरी है, और जिसको अगर नहीं कंप्लाई करा तो पेनल्टी ज़्यादा लग जाएगी, और जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है वो सब देखना पड़ेगा। फिर आती बात कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में एक तो करस्पॉन्डिंग फिगर्स हो गए, सिर्फ फिगर्स हो गए, और एक फिनेंशियल स्टेटमेंट हो गए। तो करस्पॉन्डिंग फिगर्स और कंपैरेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऑडिटर कुछ एविडेंस ऑब्टेन करता है जहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मटेरियल मिसस्टेटमेंट था फिर भी अनमोडिफाइड ओपिनियन इशू करा,
तो ऑडिटर क्वालिफाइड या एडवर्स रिपोर्ट इशू करेगा करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग फिगर में। चलो ऐसे 315 एंटिटी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उसमें मैनुअल एलिमेंट होते हैं और ऑटोमेटेड एलिमेंट भी होते हैं। तो एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसमें मैनुअल एलिमेंट और ऑटोमेटेड एलिमेंट होता है। तो वो इन दोनों एलिमेंट, ठीक है, मैनुअल और जो ऑटोमेटेड एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स जानना जरूरी है। तो क्या है, एज पर ऐसे 350 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनुअल और ऑटोमेटेड एलिमेंट का, वो बहुत ज़रूरी है, वो रेलेवेंट है रिस्क असेसमेंट के लिए। पर अब ऐसा है कि अगर ऑडिट टीम का व्यू सही फाइन था विदाउट टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल, अगर ऑडिट टीम लुक्स फाइन, व्यू ऑफ ऑडिट टीम लुक्स फाइन बिकॉज विदाउट टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल कवरिंग ऑल टाइप ऑफ कंट्रोल दैट इज़ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, तो दोज कंट्रोल कांट बी सेड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। इंपॉर्टेंट, जरूरी है ना, अगर बिना टेस्टिंग के, इंटरनल कंट्रोल के बिना टेस्टिंग के अगर आपने ये बोल दिया तो ये तो बहुत जेनेरिक है कि बिना टेस्टिंग के आप ये नहीं बोल पाओगे कि सब कुछ सही चल रहा है, ये मान भी नहीं सकते हम। फिर बोला गया है, अब सी एज पर ऐसे 705 अब ऑडिटर एक्सप्रेस कर रहा है एडवर्स ओपिनियन। ऑडिटर एक्सप्रेस कर रहा है एडवर्स ओपिनियन व्हेन ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन, जब ऑडिटर ने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया। देखो ऑब्टेन कर लिया, अगर नहीं करा होता तो डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर होता। उसने एविडेंस ऑब्टेन करे और कंक्लूड करा कि जो मिस स्टेटमेंट है इंडिविजुअली एग्रीगेट मटेरियल परवेसिव है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर मटेरियल नहीं है तो ठीक है, या मिस स्टेटमेंट मटेरियल नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा। अब देखो डिटेक्शन रिस्क क्या होता है। डिटेक्शन रिस्क फॉर्म एक रेसिडुअल रिस्क आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इनहेरेंट रिस्क को, कंट्रोल रिस्क को लेने के बाद। मतलब क्या रहा, इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है, ठीक है, इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है। डिटेक्शन रिस्क ये होता है कि वो सारी रिस्क देखने के बाद भी कुछ रेसिडुअल रिस्क बचती है, वो डिटेक्शन रिस्क। तो समझो जब ऑडिटर असेसमेंट करता है उसको दिखता है कि इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क जैसे कि हाई है, अगर ऑडिट रिस्क हाई है तो डिटेक्शन रिस्क लो होगी। डिटेक्शन रिस्क ये होता है कि डिटेक्ट नहीं कर पाने की रिस्क। अगर ऑडिट रिस्क ज़्यादा है तो मैं तो डिटेक्ट कर ही सकता हूँ ना, तो डिटेक्शन रिस्क कम। फिर कॉन्वर्सली ये बोला है कि अगर ऑडिटर बिलीव करता है कि इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क हाई है, राइट, अगर इनहेरेंट कंट्रोल रिस्क हाई है, नहीं सॉरी, इनहेरेंट कंट्रोल रिस्क लो है, कम है, तो डिटेक्शन रिस्क तो ज़्यादा ही रहता है ना, क्योंकि जब कंट्रोल इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क लो है मतलब कि कंट्रोल्स आपके अच्छे, और कंट्रोल आपके अच्छे हैं तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, तो आपकी डिटेक्शन रिस्क ज़्यादा हो जाएगी। फिर आती बात जैसे 240 है, अगर रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड, राइट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट फ्रॉम फ्रॉड, ओके। अब एज पर ऐसे 240 इफ़ एंड रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट, क्या बोल रहे हैं, इफ़ एज अ रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड, अगर मिस स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट है ये फ्रॉड से या सस्पेक्टेड फ्रॉड से, और ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट ये फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड से आया, एज अ रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट और ये फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड से आया, मीन्स फ्रॉड हुआ था और मिस स्टेटमेंट हुआ, रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड। ऑडिटर इनकाउंटर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, ऑडिटर को कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस मिले जहाँ पे वो ऑडिटर दैट ब्रिंग इनटू क्वेश्चन ऑडिटर्स एबिलिटी टू परफॉर्मिंग ऑडिट, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस मिले जहाँ पे फिर वो अब वो क्वेश्चन ब्रिंग कर रहा है, ऑडिटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो देखेगा उसकी प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ऐसी सिचुएशन में, राइट, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड साथ ही साथ रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रोफेशनल लीगल एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिपोर्टिंग भी किसको, टू पर्सन जिसने उनका ऑडिट अपॉइंटमेंट किया और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को। और फिर ये तो देखो PLR रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ये भी देखो कि क्या विड्रॉ करना चाहिए फ्रॉम एंगेजमेंट, क्या परमिटेड है, राइट, तो अगर विड्रॉ परमिटेड है तो आप विड्रॉ कर लो। तो ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेगा और रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेगा कि जिन्होंने इनका अपॉइंटमेंट किया, रिपोर्टिंग टू द पर्सन हु मेड देयर अपॉइंटमेंट और रिपोर्टिंग टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, और साथ ही साथ देखो कि देयर इज़ अप्रोप्रिएटनेस टू विड्रॉ, वेदर देयर इज़ अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ कर सकते तो करो, नहीं तो आप रिपोर्टिंग करो, या तो आप वो ही मतलब डिस्क्लेमर ओपिनियन दो, डिस्क्लेमर नहीं एडवर्स ओपिनियन दो। फिर बात आती है ऐसे 620 की, राइट। सो ऐसे 620 में ऑडिटर इन्वॉल्व कर सकता है, देखो ऐसे 620 में ऑडिटर इन्वॉल्व कर सकता है अपने एक्सपर्ट को ऑडिट के लिए, पर अपने को भी पता है कि इससे उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं हो जाती कि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक्सपर्ट के वर्क को रेफ़र कर रहा है,
राइट। तुमको करना हो करो, पर इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी कि आपने इसके वर्क को रेफ़र करके आपने ये बोल दिया कि मैंने ओपिनियन दिया। सी, आप रेफ़र कर सकते हो बट इट डज़ नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। फिर लिखा हुआ है ऐसे 580 में कि ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन की फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिकॉग्नाइज करने के लिए। क्योंकि अगर रिलेटेड पार्टी से एफआरएफ आ रहा है तो उस एफआरएफ को रिकॉग्नाइज करने के लिए पहले आपको रिलेटेड पार्टी जानना ज़रूरी है। तो रिलेशन पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन आपको जानना ज़रूरी है। तो ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेना ज़रूरी है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, राइट। तो ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन की टू रिकॉग्नाइज फ्रॉड रिस्क फैक्टर that are relevant, जो relevant है for identification assessment of risk of material misstatement and to conclude whether financial statement in so far as they are affected by those relationship and transaction। तो ऑडिटर को ऑब्टेन करना है, अंडरस्टैंड करना है, पहले तो अंडरस्टैंडिंग लो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन की, राइट। सफिशिएंट टू एबल टू रिकॉग्नाइज फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि अच्छा ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर इस रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन से हो रहा है और जो रेलेवेंट है, राइट, वो रेलेवेंट है टू आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड मतलब कुछ फैक्टर्स होंगे तभी तो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट रहेगा ना। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर को जानने के लिए उसको ये जानना ज़रूरी है, अदरवाइज़ नहीं जाना तो कल को फ्रॉड हो भी जाएगा तो वो पता नहीं कर पाएगा कि अच्छा ये पार्टी रिलेटेड पार्टी थी क्या, राइट। तो आप पहले रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन जानोगे, इससे आप फ्रॉड रिस्क फैक्टर की अंडरस्टैंडिंग करोगे, राइट। और फिर ये देखोगे कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज नियर एज पॉसिबल, एज नियर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट की डेट की जितनी पहले हो। तो देखो यार, मेरे को रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, अराइज फ्रॉम फ्रॉड। तो वो फ्रॉड हो सकता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हो अराइज फ्रॉम फ्रॉड। तो आइडेंटिफाई एंड असेस करना रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट अराइज फ्रॉम फ्रॉड, उसके लिए मेरे को फ्रॉड रिस्क फैक्टर जानना जरूरी है। और फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिकॉग्नाइज करने के लिए से पहले मेरे को रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन जानना जरूरी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्टेड बाय रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन, राइट, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है, क्या वो मिसलीडिंग तो नहीं है। फिर ये है कि जो सीए है वो एडवाइज़र जैसे एक्ट कर रहा है तो ठीक है वो करे, पर वो एडवर्टीज़मेंट नहीं करे अपना कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस भी है। क्लाइंट रेफ़र करने के लिए अगर रेफरल फ़ीस मांग रहा है तो फ़ीस ले सकता है। अब देखो, अभी हमने शेड्यूल क्लॉज 3 पढ़ा है, राइट, शेड्यूल 1 के पार्ट 1 के क्लॉज 3 में कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है या एग्री टू एक्सेप्ट कर रहा है पार्ट ऑफ प्रॉफिट कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल वर्क से जो भी उसको प्रॉफिट आया उसका कुछ वो पार्ट एक्सेप्ट कर रहा है, राइट, तो ऐसे केस में नहीं चलेगा। ओके, तो पर्सन अगर मेंबर है उससे लो तो चलेगा, पर्सन एम प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज उनसे चलेगा। फिर बात आती है कि सिक यूनिट वो यूनिट होती है जो रजिस्टर्ड यूनिट है और रजिस्टर्ड फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स, फॉर नॉट लेस देन एटलीस्ट 5 ईयर और मोर की सिक यूनिट है। और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो उसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस है वो नेट वर्थ से ज़्यादा है। और एक कि अगर प्रीमाइस फाउंड लॉक्ड तो ऐसे केस में मान लिया जाता है कि हमने तो डिलीवर करा था, हमने तो कम्युनिकेट करा। अब देखो, अगर ऑडिट असाइनमेंट की बात करूँ तो सी काउंसिल जनरल गाइडलाइन में बोलते हैं कि 30 ऑडिट आप ले सकते हो और यही जो है वो 20 ऑडिट है और टैक्स ऑडिट हो तो 60 ऑडिट है। तो जब 20 ऑडिट रहते तो आपको पता होगा कि ओपीसी, स्मॉल, डॉर्मेंट कंपनी ये सब नहीं आते। ओपीसी, स्मॉल, डॉर्मेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है, 100 करोड़ से कम है, वो नहीं आते। पर ठीक है, ओके, तो 30 जो है विद द एक्सेप्शन ऑफ 1% कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में, बाकी 141(3)(g में तो अलग है। इसका मतलब ये है कि आप 20 ऑडिट तो ले सकते हो, राइट, आप 20 ऑडिट ले सकते हो। प्राइवेट कंपनी आपने लिया तो इसमें कवर नहीं होगा, मतलब कि आपने प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है तो ठीक है आपने और ऑडिट ले लिया, पर और ऑडिट ले लिए तो मैक्स टू मैक्स आप कितने ऑडिट लोगे, राइट, आप 10 से ज़्यादा नहीं ले पाओगे क्योंकि 30 का क्राइटेरिया आ जाता है और आप इधर फंस जाओगे। काउंसिल जनरल गाइडलाइन का चैप्टर 10 ये बोलता है कि जो लिमिट स्टैचू में फिक्स है 5000 इन सेक्शन 141, अदर केसेस में 1 लाख है। देखो, रही बात इंडेप्टनेस की, तो इंडेप्टनेस में मेंबर इन प्रैक्टिस, पार्टनर, फर्म
ठीक है। तो मेंबर इन प्रैक्टिस, पार्टनर, फर्म या उसका रिलेटिव। तो ऑडिटर या उसका पार्टनर, फर्म या रिलेटिव का ना तो इंडेप्टनेस होना चाहिए, ना गारंटी और सिक्योरिटी, ठीक है, एक लिमिट में होना चाहिए। और ये जो कंपनी है, अगर कंसर्न कंपनी है, राइट, अगर कंसर्न जो है पर्टिकुलर कंपनी है, तो लिमिट तो स्टैचू में फिक्स है, राइट। जैसे 5 लाख है, 1 लाख है, जैसे 1 लाख है, 5 लाख है, फिर 1 लाख है, इस तरीके से चीज़ें हैं। तो कंसर्न अगर कंपनी है तो वो जो लिमिट स्टैचू में फिक्स है, इंडेप्टनेस, गारंटी और सिक्योरिटी। तो मैं तो पहले बोलूँगा ए में इंटरेस्ट सिक्योरिटी, फिर इंडेप्टनेस, फिर गारंटी, ऐसे करते हुए चल रहा था। और ये कंसर्न अगर कंपनी के अलावा है और ये स्टैच्यूटरी ऑडिट हो रहा है, तो ऐसे केस में ये 1 लाख की लिमिट है। 1 लाख से ऊपर किसी भी केस में गए तो आप गिल्टी, आप हो जाओगे डिस्क्वालीफाइड। तो कंसर्न के अलावा कोई सा केस हो रहा है और अगर आप वहाँ का स्टैच्यूटरी ऑडिट कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको जो है काउंसिल जनरल गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। यूडिन का पर्टिकुलर है कि यूडिन एप्लीकेबल होता है सारे सर्टिफिकेट के लिए 1 अप्रैल 2000 सर्टिफिकेट के लिए फरवरी। फिर आता है रिटर्न और रिपोर्ट, तो वो आ जाता है 2 महीने के बाद 1 अप्रैल। फिर 2 महीने बाद ऑडिट एश्योरेंस, तो सर्टिफिकेट पहले छोटा, फिर रिटर्न रिपोर्ट, रिटर्न में भी फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट उससे आप लिंक कर लो। फिर अदर केसेस में 1 जुलाई। हाँ, आप कॉर्पोरेट फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हो, पर आप ऑडिट नहीं कर सकते हैं, कोई ऑडिट नहीं कर सकते। कंसल्टेंसी दे सकते हो। पीयर रिव्यू 3 साल में एक बार करना। जो पीयर रिव्यू की पीरियोडिसिटी है, तो लेवल 1 में 3 साल में एक बार, लेवल 2 में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। और जो पर्टिकुलर ऑन साइट रिव्यू है 7 से 15 दिन। फिर रही बात है कि डिविडेंड जो है, डिविडेंड आर नॉट रिकॉग्नाइज लायबिलिटी, डिविडेंड लायबिलिटी नहीं होगा। डिविडेंड आर नॉट रिकॉग्नाइज एज लायबिलिटी एट बैलेंस शीट डेट, क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है तो वो लायबिलिटी हो जाता है। फिर वही है कि जब टैक्स अथॉरिटीज़ ऑडिट करती है, स्पेशल ऑडिट नहीं, टैक्स अथॉरिटीज़ ऑडिट कर रही है, तो ऐसा है कि रजिस्टर्ड पर्सन को 15 दिन का एटलीस्ट नोटिस देंगे GST ADT 1 में। और कंप्लीशन 3 महीने का, और एक्सटेंड बाय कमिश्नर वो ट्वाइस एक्सटेंशन हो सकता है। और फाइंडिंग्स जो भी होती है आपको 30 दिन के अंदर बताना है। तो एक तो भैया ऑडिट कर रहे हो तो 15 दिन का नोटिस, फिर 3 महीने के अंदर ख़त्म करना है, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 6 मंथ। तो नोटिस देना है, ऑडिट होगा 3 महीने के अंदर या विच में भी एक्सटेंड टू फर्दर 6 मंथ। एंड जो भी फाइंडिंग्स रहती है, जो भी कंक्लूजन ऑफ ऑडिट है, उसके 30 दिन के अंदर आपको कम्युनिकेट करना है। फिर देखो, टैक्स ऑडिट की लिमिट में अपने को पता है कि वो 5 करोड़ वाला कंसेप्ट है, तो वो तो आपको पता ही होगा। इंटरनल ऑडिट में रिपोर्टिंग जो है क्वार्टरली बेसिस पे करनी पड़ती है। क्वार्टरली बेसिस पे इंटरनल ऑडिट करना रिपोर्टिंग करनी पड़ती है ऑडिट कमेटी को। कुछ LODR के पॉइंट्स हैं, उसमें वही लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट का है कि अगर रिज़ाइन कर देते हैं एंड ऑफ द क्वार्टर में, तो ऑडिटर को रेजिग्नेशन के पहले एक लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ती है उस क्वार्टर की। अगर रिज़ाइन कर रहे हैं विदिन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, ऑडिटर शैल बिफोर रेजिग्नेशन उसको सबमिट करना पड़ेगा। और अगर आफ्टर, तो ऐसे केस में उसको दोनों क्वार्टर का करना पड़ेगा। पर अगर 3 क्वार्टर के बाद अगर जा रहे हैं, तो ऐसे केस में 4थे क्वार्टर का भी आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, साथ ही साथ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, राइट। और बैंक ऑडिट में 7 साल तक आप होल्ड कर सकते हो। LFAR की लास्ट डेट 30 जून है। इंश्योरेंस कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है। अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व जो है फायर में 50% है, और मरीन में 100% ऑफ नेट प्रीमियम है। वो नेट प्रीमियम का 50% और 100% होता है। और अगर री इंश्योरेंस है तो 200 करोड़ है। तो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस 200 करोड़, और ये पेड अप कैपिटल देख रहे हैं। और जो सॉल्वेंसी मार्जिन है वो एटलीस्ट 50% ऑफ पेड अप कैपिटल होना चाहिए। उसमें अगर कंपनी NBFC तब मानी जाएगी जब मोर देन 50% एंड मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट नेटेड ऑफ, ओके, टोटल एसेट नेट ऑफ करेंगे इंटेंजिबल एसेट से, ओके, इसको 50-50 टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। अब कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स है कि नेट ऑन फंड 2 करोड़ होना चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% होना चाहिए। ये सब पर्टिकुलर चीज़ें हैं, ये फालतू की चीज़ें हैं, पता नहीं क्यों दे के रखा है। PSC ऑडिट, तो PSC ऑडिट में CNJG का टर्म जो होता है वो 6 ईयर और 65 ईयर जो भी अर्लियर हो। और जब ये रेजिग्नेशन करते हैं, इधर तो चलो ये तो एक टर्म है, रेजिग्नेशन करते थे सबमिट करते प्रेसिडेंट को। और देखो, रही बात है नफरा रिटर्न की, तो ऐसा बोला है कि नफरा टू रिटर्न
वो 30 नवंबर तक भरना है। देखो, एक तो होता है कि एग्जिस्टिंग कंपनी नफरा 1 में इन्फॉर्म करती है, तो देखो पर्टिकुलर नफरा 2, ओके, तो नफरा 2 जो रिटर्न है वो आपको 30 नवंबर के पहले सबमिट करना है। नफरा 1 इनफैक्ट आपको 30 डेज ऑफ कमेंसमेंट के अंदर, जैसे ऑडिटर एज ऑन डेट, राइट, 30 डेज ऑफ कमेंसमेंट में आपको सबमिट करना है। फिर कोई डिविडेंड के पॉइंट है कि जो डिविडेंड जो पे नहीं है या क्लेम्ड नहीं है, तो 30 दिन के बाद, जैसे 30 दिन में क्लेम ही नहीं करा ना, तो अगले 7 दिन में फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, राइट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, अदरवाइज 12% लग जाएगा। कॉस्ट रिकॉर्ड 35 करोड़ पता है हमको, और रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर 25, 50, 3500, इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज और ओवरऑल टर्नओवर देखा जाता है। फिर कुछ एग्जाम्पशन रूल थे, राइट। टैक्स ऑडिट असाइनमेंट 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट है, राइट। कारों की एप्लीकेबिलिटी ठीक है, हमको पता है। फिर इधर लिखा हुआ है कि ये जो पर्सन है वो ऑडिटर नहीं बन सकते, फॉलोइंग पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकते, कि अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो और नहीं बन सकते ऑडिटर कंपनी के, राइट। और ये कंपनी एक्ट का है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात कर रहे हैं कि अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो एल्सवेयर, राइट, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो या आप 20 कंपनी से ज़्यादा होल्ड करते हो, तो ये सब चीज़ें हैं। डेप्रिसिएशन एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ये तो हम सबको पता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एस्टिमेट अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसी का कंसोलिडेशन होना चाहिए, राइट, पर अकाउंटिंग एस्टिमेट का नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग एस्टिमेट का नहीं भी हो तो चलेगा। कुछ जैसे पॉइंट है कि रूल 6G के अकॉर्डिंग फॉर्म 3CA रिक्वायर्ड। 3CA कब लगता है? जब पर्सन बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है और किसी दूसरे लॉ के तहत ऑडिट कराना है, राइट। तो बिजनेस प्रोफेशन करना है, वो दूसरे लॉ के तहत ऑडिट कराना है। और 3CB 3CD अपने टैक्स के लिए, राइट। जो पर्सन जो 3CA में कवर नहीं है, 3CB उनके लिए है। एक अच्छा पॉइंट है कि ऑडिट रिपोर्ट जो फर्निश करी है मे बी रिवाइज। जो ऑडिट रिपोर्ट है जो फर्निश करी है वो रिवाइज कर सकते हैं बाय पर्सन, बाय गेटिंग रिवाइज रिपोर्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फ्रॉम CA। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है कि आप रिवाइज़ कर सकते हो, राइट। वो कब रिवाइज़ कर सकते हो? अगर कुछ पेमेंट करा है, कब रिवाइज़ कर सकते हो? आपने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी, अब आप कब रिवाइज़ कर सकते हो? अगर पेमेंट किसी पर्सन ने किया है रिपोर्ट फर्निश करने के बाद, और आप जो पेमेंट कर रहे हो, तो क्या लिखा हुआ है कि अगर पेमेंट उस पर्सन ने आफ्टर फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट कुछ करा, और वो पेमेंट ये है कि उससे आपको रीकैलकुलेशन करना पड़ रहा है डिसअलाउंस का, रीकैलकुलेशन करना पड़ रहा है डिसअलाउंस का। और जैसे कि हमने कुछ डिसअलाउंस का बोल दिया था, फिर बाद में उसने कुछ पेमेंट कर दिया ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद, अब उससे जो है रीकैलकुलेशन करना पड़ रहा है 43B का, और रीकैलकुलेशन करना पड़ा ऑफ डिसअलाउंस 40 एंड 43B। तो आपने रिपोर्ट फर्निश करी, फिर कुछ पेमेंट किया जिससे रीकैलकुलेशन करना पड़ा ऑफ डिसअलाउंस ऑफ 43B एंड 40। तो ऐसे कैसे आप रिवाइज रिपोर्ट सबमिट करो बिफोर द एंड, पर वो बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर होना चाहिए। फिर ये है कि ऑडिट ट्रेल, कि ये एक ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड होता है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है जहाँ पे आप फिनेंशियल डेटा पता कर सकते हो। और ऑडिट ट्रेल इज़ अ ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड टू ट्रेस फाउंडेशन ऑफ फिनेंशियल डेटा, उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। तो ऑडिट ट्रेल जो एडिट लॉग है, तो एक ये ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड है, राइट। उस ऑडिट ट्रेल में जो है आप ट्रेस कर सकते हो कि भैया डेटा का फाउंडेशन, कुछ सीरीज़ ऑफ इवेंट हो रहे हैं तो सिक्वेंशियल आपके पास एविडेंस है। आप डेटा की एक्यूरेसी पता कर सकते हो, ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकते हो, मतलब ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइज कैसे हो रहा है, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं तो बाकायदा उसके एविडेंसेस भी है, राइट। और कंपनी को ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए जिसमें ऑडिट ट्रेल है, ताकि वो ऑडिटर पता कर पाए, राइट। ऑडिट ट्रेल में क्या होगा, फिर ऑडिटर पता कर पाएगा कि यार ये ट्रांजैक्शन है, इसके ये इवेंट्स हुए फर्दर, और इस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग हुई है। तो 1 अप्रैल 2022 से ये कंपलसरी कर दिया, 1 अप्रैल 2022 से। फिर ये है कि आप एक एंटिटी को, देखो ऑडिटर को तो नहीं पता, पर एंटिटी को डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। जैसे ऑडिटर ने रिज़ाइन किया, एंटिटी 24 घंटे के अंदर बता देते हैं NSE को, राइट। और फिर रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर को रिटर्न कर सकता है, वो रिटर्न कर देगा बुक्स, राइट। और 180 दिन तक रिटेन करता है, और विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 180 डेज, पर 181 डेज में रिटर्न कर देगा,
राइट। प्रोवाइडेड जो बुक्स एंड पेपर है मे बी कॉल्ड, वो कॉल कर सकते हैं, मे बी कॉल्ड और बाय द रजिस्टर इंस्पेक्टर, वो फर्दर पीरियड के लिए 180 डेज बाय एन ऑर्डर इफ़ दे आर नीडेड अगेन। उनको वापस चाहिए तो वापस 180 डेज़ के लिए मंगवा सकते हैं। तो देखो उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट पेनल्टीज़ है, वो पेनल्टीज़ तो ठीक है हर जगह इन्होंने डाल के रखी, ये ज़्यादा अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या अपने लेवल पे देख लेना। इस तरीके से हमने MCQ फाइल का रिवीजन किया है। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV।